ऑन है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सभी लोग एक बार लाइव आ जाएंगे ताकि हम इस क्लास को स्टार्ट कर सकें। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएंगे एक बार और जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स करना स्टार्ट कर देंगे ताकि मैं आप सभी को देख सकूँ कि भाई क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। जल्दी से लाइव आ जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम प्रीएम्बल पढ़ रहे थे और प्रीएम्बल में बच्चों मैंने आपको दो वर्ड्स बता दिए थे। प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना या फिर उद्देशिका, एक ही बात है। प्रीएम्बल, ध्यान रखिएगा, प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना। क्लियर है? आपको ध्यान रखना है। भरत अहिरवार भरत अहिरवार, दीपक, सतीश, महेश, श्रवण, विवेक, हितेश, मिकू, सितेश, राकेश, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, शत श्री अकाल। अब आप यहाँ पे इस बात पे नाराज़ नहीं होंगे कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया गया है, क्योंकि कमेंट बहुत तेज़ी से चलता है और सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बच्चों, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया है, क्योंकि किसी से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। ठीक है? आप सभी हमारे स्टूडेंट्स हैं और सभी को हम इक्वल तरीके से ही देखते हैं। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। प्रीएम्बल या प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में मैं आपको दो वर्ड्स बता चुकी हूँ। इसमें आपका पहला वर्ड मैंने आपको बताया था कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये कल हम डिफाइन कर चुके हैं। और मैंने आपको बताया था संप्रभुता यानी कि सोवरेन वर्ड को कल हमने डिस्कस किया था। तो ये दो वर्ड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ साथ आपके प्रीएम्बल से जुड़े हुए दो केसेस हैं, उनको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है? तो फिर अब हम आगे की चीजें देखेंगे आज। अगला वर्ड आपका आएगा, आपको प्रीएम्बल ध्यान रखिएगा, याद होनी चाहिए। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फिर अगला वर्ड आएगा आपका बच्चों समाजवादी या समाजवाद, जिसको हम बोलते हैं सोशलिस्ट। और ये आपका जो वर्ड है, इसको एड ऑन किया गया था या हम कह सकते हैं कि जोड़ा गया। तो सारे बच्चे जो कल क्लास में प्रेजेंट थे वो मुझे बताएंगे कि इस शब्द को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। जो आपका ध्यान रखना, मैम थोड़ा डीपली पढ़ाना। पवन जी, मैं डीपली ही पढ़ा रही हूँ, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं पढ़ा रही हूँ जो मैं ऊपर ऊपर से आपको पढ़ा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप निश्चिंत रहिए इस चीज़ से। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि समाजवाद शब्द को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। बहुत बढ़िया हरदीप, रोशन, बहुत बढ़िया, आप दोनों ने सबसे पहले आंसर किया है कि मैम 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था और ये अमेंडमेंट 1976 में किया गया था और इसके द्वारा हमारी प्रस्तावना में इस समाजवाद शब्द को जोड़ा गया है ना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, आप सभी लोगों ने इसका आंसर किया है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, चीज़ों को ध्यान से सुनना, कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। समाजवाद शब्द की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो समाजवाद है, आपको ध्यान रखना है कि हमारा समाजवाद नेहरू जी की अवधारणा, नेहरू जी की अवधारणा, आइडियोलॉजी ऑफ नेहरू जी, या फिर हम कह सकते हैं नेहरूवियन आइडियोलॉजी, नेहरूवियन आइडियोलॉजी यानी कि नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है, नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित। और नेहरू जी ने कहा कि भारत में जो समाज होगा, इन्होंने कहा कि भारत में जो समाज होगा वो कैसा होगा, वो समानता स्थापित करेगा। इन्होंने कहा, इनकी आइडियोलॉजी बच्चों इस चीज़ को डिफाइन करती है कि इन्होंने ये कह दिया कि हमारा
हमारा जो समाज होगा उस समाज में क्या होनी चाहिए, समाज में समानता होनी चाहिए। समाज में क्या होनी चाहिए, समानता, यानी कि इक्वालिटी। अब इनसे पूछा गया कि किस चीज की इक्वालिटी की बात कर रहे हैं आप, कैसी समानता की बात कर रहे हैं आप, तो इन्होंने उस चीज को भी डिफाइन किया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारा जो समाज है वो समानता, समानता का मतलब है कि यहाँ पे जो आपके, इन्होंने बोला कि यहाँ पर हमारे देश में जो विकास के संसाधन हैं, क्या बोला, विकास के संसाधन, डेवलपमेंट रिसोर्सेज या रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास के संसाधन, इन्होंने बोला रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास के संसाधन, ठीक है, विकास के संसाधन, रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट। इन्होंने बोला कि जो विकास के संसाधन हैं इनका क्या होना चाहिए, समान वितरण होना चाहिए। इन्होंने बोला कि इनका इक्वल डिवीजन होना चाहिए। मैं इस समानता की बात कर रहा हूँ, मैं इस समानता की बात कर रहा हूँ कि समाज में अगर विकास करना है तो समाज में समानता को लाना होगा, और समानता तभी स्थापित हो सकती है जब विकास करने का, जब ग्रोथ करने की जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, वो सभी के पास हों। मैम एक शब्द जो आपने लिख दिया है विकास के संसाधन, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो होते क्या हैं। फिलहाल बेटा आप ये समझो कि इन्होंने हमारे समाजवाद में कहा कि जो विकास के संसाधन हैं उनका सभी में समान वितरण करो, विकास के संसाधनों का समाज के सभी व्यक्तियों में समान वितरण होना चाहिए, इक्वल डिवीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के पास तो संसाधन हैं लेकिन कुछ लोगों के पास में संसाधन नहीं है। लेकिन उसके पहले कि संसाधन क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो विकास के संसाधनों में अगर मैं आपसे बात करूंगी तो बेटा जी विकास के संसाधन क्या क्या हो सकते हैं। आपका विकास कब होगा, तो आप कहेंगे कि जब मैम मुझे शिक्षा मिलेगी, मुझे एजुकेशन मिलेगी, तब मेरा विकास होगा। आप कहेंगे कि मैम जब मैं हेल्दी रहूँगा, स्वस्थ रहूँगा, तब मेरा विकास हो सकता है। आप कहेंगे मैम जब मेरे पास शुद्ध वातावरण होगा, यानी कि क्लीन एनवायरनमेंट या प्योर एनवायरनमेंट होगा, क्लीन एनवायरनमेंट मुझे मिलेगा, तब मैं यहाँ पर अपना विकास कर पाऊंगा। मैम मुझे पीने के लिए जब शुद्ध पानी मिलेगा, यानी कि प्योर वाटर जब मेरे पास होगा, तो मैं अपना विकास कर पाऊंगा। मैम जब मेरे पास में शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध वातावरण, शुद्ध पानी और मेरे पास रोजगार होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, तब मेरा विकास होगा। तो ये जो मैंने लिखे हैं ये सब आपके विकास के संसाधन हैं। क्या है ये, विकास के संसाधन हैं। और जब ये सबके पास होंगे तभी सबका विकास होगा, वरना विकास नहीं होगा। कमलेश चौहान जी समझाने के लिए चीजों को बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इतनी लाइन लिख के छोड़ दूंगी जो एग्जाम में पूछी जाएगी कि आपका कैसा समाजवाद है, तो समानता की बात करता है हमारा समाजवाद, बस इतना अगर मैं लिख दूंगी तो फिर तुम मुझसे पूछोगे कि कैसी समानता, समानता कैसी। तो फिर मैंने अगला बता दिया कि विकास के संसाधनों का समान वितरण, पर हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि ये विकास के संसाधन हैं क्या, आखिर किन संसाधनों की बात हो रही है। तो बेटा जी ये संसाधन, इस तरह के संसाधन, नेहरू जी कह रहे हैं कि पहले जैसा समाज नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों को शिक्षा मिल रही है लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिल रही, कुछ लोग तो रोजगार ले सकते हैं लेकिन कुछ लोग रोजगार नहीं ले सकते, कुछ लोगों को पानी पीने का अधिकार है लेकिन कुछ लोग कुएं के पास तक नहीं जा सकते। तो आप ये बताइए कि अगर ऐसा है तो क्या सबका समान विकास होगा?
नहीं होगा। तो आपके नेहरू जी कह रहे हैं कि ध्यान रखो भैया, ये जो विकास के संसाधन हैं इनका क्या करना है, सभी लोगों के बीच समान वितरण, सभी लोगों के बीच समान वितरण करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और समान वितरण करने के लिए क्या करना होगा, इन पर थोड़ा सा नियंत्रण भी करना होगा, इनको थोड़ा कंट्रोल करना होगा। और कंट्रोल क्यों करना होगा, नियंत्रण क्यों, क्योंकि समान वितरण करना है, क्योंकि समान वितरण करना है। तो नियंत्रण तो रहेगा, लेकिन नियंत्रण किस चीज के लिए, कि समान वितरण हो। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के पास तो है लेकिन कुछ लोगों के पास नहीं है। तो ये है आपका समाजवाद। मैम प्रश्न क्या आएगा, प्रश्न केवल बच्चा ये पूछा जाएगा कि आपकी प्रस्तावना में समाजवाद जो शब्द है वो किसकी अवधारणा पर आधारित है, तो नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि समाजवाद शब्द को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो मैम 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। ये दोनों आपके क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, इसके अलावा और प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, तो आपको ये पता होना चाहिए। बस आगे देखते हैं, ये सब समझाने के लिए बेटा करना पड़ता है क्योंकि आप बेसिक से चीजों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखना, आगे देखिए अगला वर्ड क्या है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, और अब अगला वर्ड आएगा पंथ निरपेक्ष, जिसको हम कहेंगे सेक्युलर। क्या कहेंगे हम, सेक्युलर, इसको हम कहेंगे पंथ निरपेक्ष कहेंगे। और आपको मैं बता दूं कि ये शब्द भी आपका एड ऑन किया गया है, इसको भी जोड़ा गया है। और कब जोड़ा गया, तो अभी अभी हमने बताया कि 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। मैं बार बार पूरा नहीं लिखूंगी, आपको ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन, इसका मतलब होता है सीए का। तो सीए मतलब 42वां संविधान संशोधन 1976 में इस शब्द को हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि जो भी देश पंथ निरपेक्ष होता है वो कहता है कि यहाँ पे ध्यान रखना, राज्य का मतलब यहाँ पर देश से है, देश से सेंस ले रहे हैं, राज्य कोई एक स्टेट की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, राज्य यहाँ पे किसी स्टेट की नहीं, देश की बात, यहाँ पे देश के सेंस में राज्य शब्द का यूज हुआ है। कह रहा है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि जहां पर पंथ निरपेक्षता होती है वहां पे क्या होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, उसके लिए सभी धर्म समान होंगे, उसके लिए सभी धर्म समान होंगे, उसके लिए सभी धर्म समान होंगे। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, क्या बोल रहे हैं, सभी धर्म समान होंगे। तो हम लिखेंगे ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, सभी धर्म समान होंगे, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। यहाँ पर सभी धर्म समान होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब पंथ निरपेक्ष जब कोई राष्ट्र होता है तो उस देश का, उस राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता है, वो कहता है कि ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं देश हूं। और देश के लिए क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि देश का मतलब होता है कि मेरे लिए तो सब बराबर हैं। जैसे माँ बाप के लिए घर में रहने वाले सभी बच्चे समान होते हैं, चाहे कोई गोरा है, चाहे कोई काला है, चाहे कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, उनका बच्चा कैसा भी हो उन्हें सब प्यारे होते हैं। तो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कहता है, देश कहता है कि आप किसी भी धर्म से हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो सभी
सभी धर्म समान हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सभी धर्म समान होते हैं बेटा। तो जिस देश में पंथ निरपेक्षता होगी, जिस देश में सेक्युलरिटी होगी, वहां पर आपके ऑल रिलीजन्स आर इक्वल और देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा। क्या हम पाकिस्तान को सेक्युलर स्टेट कह सकते हैं? क्या हम पाकिस्तान को सेक्युलर स्टेट कह सकते हैं? बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, कमेंट करेंगे आप। क्या हम पाकिस्तान को सेक्युलर स्टेट कह सकते हैं? बिल्कुल कह रहे हैं, यस कह सकते हैं। ओके चलिए, इसका मतलब बिल्कुल अभी आपको बातें समझ में नहीं आई हैं। पंथ निरपेक्ष कौन थे? मैं ये बता दो, अरे यही तो बता रही हूं कि जहां पे पंथ निरपेक्षता होती है वहां पर सभी धर्म समान होते हैं। आपके देश का कोई धर्म नहीं है, भारत का कोई धर्म नहीं है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ होता है। तो पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता और वहां पे सभी धर्म समान होते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। बच्चे कह रहे हैं नहीं मैम, पाकिस्तान को हम सेक्युलर स्टेट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वहां पर उसका खुद का एक धर्म है, जिसने कहा है कि मेरा देश का धर्म इस्लाम धर्म है। उसने अपना एक देश का धर्म अपना जो है अनाउंस कर दिया है, लेकिन भारत ने कभी नहीं कहा कि उसका कौन सा धर्म है। तो जिस देश में धर्म देश का नहीं होता वो पंथ निरपेक्ष होता है, जहां पे सभी धर्म समान होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, इसलिए हम उसको सेक्युलर स्टेट नहीं कह सकते या हम पंथ निरपेक्ष देश नहीं कह सकते। क्लियर है? पाकिस्तान नहीं है। बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने प्रश्नों का उत्तर दिया है वो क्लास को अच्छे से देख रहे हैं, आपके उत्तर ही आपकी क्लास में प्रेजेंटेशन को बता देते हैं। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने आप को मैम इस्लामिक देश घोषित कर रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड आएगा लोकतंत्र। लोकतांत्रिक यानी कि लोकतंत्र देश है हमारा भारत। कैसा? लोकतंत्र, लोकतांत्रिक देश है। हम लोकतांत्रिक ही लिख देते हैं, लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री है। कैसी कंट्री है हमारी? डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत देश। और इसमें पूछा जाएगा कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। लोकतंत्र या जो डेमोक्रेसी होती है, इसका प्रश्न पूछा जाएगा कि इसका अर्थ क्या है। अर्थ तो आपको ध्यान रखना है कि इसका अर्थ होता है लोगों का तंत्र। क्या होगा? लोगों का तंत्र। यहां पे ध्यान रखिएगा, यानी कि सिस्टम ऑफ द पीपल, सिस्टम ऑफ द पीपल, लोगों का तंत्र इसका अर्थ होता है। मतलब ऐसा तंत्र जो लोग मिलकर स्थापित करते हैं। कैसा तंत्र होता है? लोगों का तंत्र, यानी कि तुम्हारा तंत्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब देखो, यहां पे लोगों का तंत्र, एक आपके व्यक्ति हैं जिन्होंने इस लोगों के तंत्र को बड़े अच्छे से डिफाइन किया है और उनका नाम है अब्राहम लिंकन। ये स्टेटमेंट एग्जाम में आता है। अब्राहम लिंकन ये कौन थे? तो अब्राहम लिंकन बेटा अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। कहाँ के हैं अब्राहम लिंकन? अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। और इन अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से समझाया। इन्होंने क्या कहा? ध्यान से सुन लो। मैम क्या हमारे देश धर्मनिरपेक्ष देश बन सकता है? अरे हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष देश ही तो है। पंथ निरपेक्ष ही तो है, तभी तो पढ़ाया जा रहा है। पंथ निरपेक्ष है बेटा, भारत पंथ निरपेक्ष देश है। अब्राहम लिंकन ने कहा कि लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन। ध्यान से सुनना, लोगों का शासन
रूल ऑफ द पीपल, क्या लिखेंगे, रूल ऑफ द पीपल, लोगों का शासन, ठीक है, लोगों के लिए, ध्यान से सुनो, लोगों के लिए, फॉर द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों का शासन, लोगों के लिए, और बच्चों लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा, ठीक है, यानी कि बाय द पीपल। अगर आपको अच्छे से पॉलिटी पढ़नी है तो ऐसे ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ इतना बताना एग्जाम के लिए काफी है कि डेमोक्रेसी मतलब लोगों का तंत्र, सिर्फ इतना ही बताना काफी होता है, इससे ज्यादा कोई जोर भी नहीं लगाता, क्योंकि वो कहता है बस एग्जाम में इतना आएगा। लेकिन अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे ना बेटा, तो फिर कभी भी नहीं भूलोगे। और अब्राहम लिंकन का ये स्टेटमेंट बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि इन्होंने क्या कहा। अब मैं इसे साधारण शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करती हूं। लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र। और आपको मैं ये बता दूं कि ये जो लोकतंत्र होता है, ये जो डेमोक्रेसी होती है, इसका एक आधार है। डेमोक्रेसी का एक आधार होता है, एक बेस होता है, और आधार होता है वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज। वयस्क मताधिकार यानी कि आप कह सकते हैं मत देने का अधिकार। ये वयस्क मताधिकार कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जो भारत का नागरिक है, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, और उसकी न्यूनतम आयु, और उसकी न्यूनतम आयु, और उसकी न्यूनतम आयु 18 या 18 वर्ष से ज्यादा है, 18 वर्ष से अधिक है, मतदान कर सकता है, अधिक है, मतदान कर सकता है। और मतदान का अधिकार क्यों दिया गया है? क्योंकि मैम हमारे लोगों को सरकार बनानी है। क्या करना है? सरकार बनानी है। और जहां लोकतंत्र होगा वहां ये अधिकार जरूरी होता है। अगर ये अधिकार नहीं है तो हम उस देश को लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते, कभी भी नहीं कह सकते। आपको ध्यान रखना है, उसे लोकतांत्रिक देश नहीं कहोगे क्योंकि वहां पे वयस्क मताधिकार नहीं है। अब देखो, अब समझना आसान हो जाएगा। हमारा जो भारत देश है, एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भारत में, जो भारत है, भारत में कैसा लोकतंत्र है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जिसका अर्थ है कि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, अपने प्रतिनिधियों, जिनको हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, अपने प्रतिनिधियों ठीक है, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। और अपने प्रतिनिधियों को कैसे चुनती है? इलेक्शन के द्वारा चुनती है। आ रहे हैं, गणतंत्र भी समझाऊंगी, ध्यान रखिएगा। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है हमारे देश में, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। क्यों है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी? क्योंकि मैम जो जनता है, जो पब्लिक है, वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कर रही है। लेकिन अब ये भी समझा दो कि ये प्रतिनिधि होते कौन हैं? कौन होते हैं प्रतिनिधि? बेटा आपके एमपी और एमएलए। कौन होते हैं? एमपी
और एमएलए। जिन्होंने फर्स्ट क्लास देखी होगी उन्हें पता होगा कि एमपी क्या होता है और एमएलए क्या होता है। अगर मैं आपसे बात करूं तो एमपी का मतलब होता है संसद का सदस्य। क्या होगा? संसद का सदस्य, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो एमपी को किसने चुना? एमपी को चुनती है जनता। और एक होता है एमएलए, इसको कहते हैं विधान सभा का सदस्य, विधान सभा। अरे देखो ऊपर बच्चे गायब हो रहे हैं। अभी सब ओके हैं? अभी सब ओके है बेटा? अभी आपको दिख रही हूं मैं? एक बार आप मुझे कमेंट करेंगे कि अभी ओके है या नहीं, क्योंकि मैं फिर यहाँ से पूरा रिपीट कर दूंगी। एक बार आप कमेंट करके बताएंगे। अब सही है? चलो ध्यान से सुनो। हाँ मैं रिपीट कर दूंगी, पूरा रिपीट कर देती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं पूरा रिपीट कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान मत होइए, पूरा रिपीट कर देती हूँ। मैंने एमएलए के बाद में आपको बताया अगला शब्द जिसका नाम है रिपब्लिक, यानी कि गणतंत्र। क्या नाम है इसका? रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र आपका प्रस्तावना का अगला शब्द है। और जब हम इसकी बात करते हैं रिपब्लिक की, तो रिपब्लिक देश वही होता है, ध्यान से सुनो, जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष का पद निर्वाचित होता है, जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष का पद निर्वाचित होता है उस देश को गणतंत्र देश कहते हैं, यानी कि रिपब्लिक कंट्री कहते हैं। ठीक है, तो गणतंत्र यानी कि जो रिपब्लिक होता है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष हेड ऑफ नेशन का पद निर्वाचित होता है वो गणतंत्र देश होता है। और आपके यहाँ पर जो हेड ऑफ नेशन है वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। और आपके देश में प्रेसिडेंट का जो पद होता है वो कैसा होता है? निर्वाचित होता है। कैसा पद होता है? निर्वाचित होता है, यानी कि आपका प्यारा देश जो भारत है वो आपका रिपब्लिक कंट्री है, क्योंकि हमारे जो हेड ऑफ नेशन है, क्योंकि हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति का हर 5 साल पर इलेक्शन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश गणतंत्र देश है। लेकिन अगर मैं ब्रिटेन की बात करती हूँ, ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में जो हेड ऑफ नेशन होते हैं, इसको मैं पूरा लिख कर समझा देती हूँ, पूरा, ताकि आपको समझ में आए। यहां से रफ कर देते हैं, लेकिन मैं आपसे बोल रही हूं कि मैं और देशों की बात करूं जैसे ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की अगर हम बात करेंगे तो ब्रिटेन जो है ये गणतंत्र देश नहीं है, ब्रिटेन गणतंत्र देश नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर क्योंकि यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष, क्योंकि यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष का पद, क्योंकि यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत है।
का पद कैसा है? वंशानुगत, यानी कि हेरिडेटरी पोस्ट है। कैसी पोस्ट है? हेरिडेटरी पोस्ट है। यानी कि यहाँ पे जो हेड ऑफ नेशन होते हैं बच्चों, जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, वो आपके ध्यान रखना कि या तो यहाँ पे राजा हो सकता है या फिर रानी हो सकती है। मतलब या तो किंग होगा हेड ऑफ नेशन या फिर क्वीन होगा। और यहाँ पे जो हेड ऑफ नेशन है उनका पद वंशानुगत है। मतलब वंशानुगत मतलब क्या होता है मैम? वंशानुगत मतलब क्या होता है? मैं ये पूरा दोबारा से ही समझा रही हूं। आप पहले मुझे ये बताओ कि अभी सब ठीक है? अभी सब ठीक है या नहीं? बस इतना बताओ कि अभी आपकी जो क्लास है वो ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है। एक कमेंट कर दो, सिर्फ एक कमेंट कर दो। कुछ बच्चे मिलकर कमेंट कर देंगे कि मैम अभी क्लास सब ठीक चल रही है या अभी भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये मैंने पूरा रिपीट किया है। जब आपने बोला कि अभी सब कुछ ठीक है तो मैंने ये पूरा रिपीट किया और बताया कि गणतंत्र क्या होता है। मैम वीडियो बार बार रिपीट हो रही है। जल्दी से मुझे बताइए, ठीक चल रहा है ना? अब ध्यान से पढ़ लो फिर। हाँ जी, बिल्कुल। जिस देश में इलेक्शन होंगे हेड ऑफ नेशन के, वहां पर रिपब्लिक होगा। और जिस देश में ये पद वंशानुगत होगा, हेरिडेटरी मतलब एक ही वंश के लोग बनते चले जाएंगे। जैसे ए है, ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल लूं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए, एक व्यक्ति जिसका नाम है ए का एक बेटा है बी, ठीक है, फिर बी का भी एक बेटा है, बी का भी एक बेटा है सी। अब यहाँ पे क्या होगा कि अभी यहाँ पे ए जो है वो एक किंग है, ठीक है, किंग है, तो नेक्स्ट किंग बी बनेगा, फिर बी के बाद नेक्स्ट किंग आपका सी बनेगा। यानी कि जब एक ही वंश के लोग उस पद पर बैठते हैं तो वहां पर ध्यान रखिएगा गणतंत्र नहीं होता। मतलब वहां पे हेड ऑफ नेशन की जो पोस्ट है बेटा, वहां पे हेड ऑफ नेशन की जो पोस्ट है वो हेरिडेटरी है। मतलब एक ही वंश के लोग वहां पर शासन कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में प्रेसिडेंट का जो पद है वो निर्वाचित है, इलेक्टेड है। आपको मैं ये बता दूं कि हर 5 साल पर, हर 5 वर्ष पर निर्वाचन होता है, हर 5 वर्ष पर निर्वाचन होता है। अभी आपके देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और उससे पहले प्रणब मुखर्जी थे। ऐसा नहीं है कि अब द्रौपदी मुर्मू हटेंगी तो उनका बेटा या बेटी प्रेसिडेंट बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ब्रिटेन नहीं है क्योंकि वहां पे वंशानुगत है ये पद। और हमारा देश है क्योंकि बेटा हमारे देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हैं। और अगर हम अमेरिका की बात करें, यूएसए की बात करें, तो ध्यान रखना कि यूएसए में भी रिपब्लिक है, क्योंकि वहां पर भी आपके जो राष्ट्रपति हैं, जो आपके प्रेसिडेंट हैं, वो इलेक्टेड हैं, निर्वाचित हैं। तो ये होता है आपका गणतंत्र। अब आपकी जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्याय होते हैं, 3 प्रकार के न्याय, ठीक है। किसमें? प्रस्तावना में। ये प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 3 प्रकार के न्याय होते हैं, 3 प्रकार के न्याय। कौन कौन से न्याय होते हैं? तो ध्यान रखना, एक होता है सामाजिक न्याय, इसको बोलेंगे सोशल जस्टिस। क्या बोलेंगे? सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय होता है सामाजिक। एक होता है आपका आर्थिक न्याय, यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये सब प्रस्तावना में ही है, प्रस्तावना के शब्द हैं। और तीसरा होता है राजनीतिक न्याय, यानी कि पॉलिटिकल जस्टिस। ये 3 प्रकार के न्याय आपकी प्रस्तावना में हैं
और ये भी ध्यान रखना बेटा कि यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये तीनों न्याय कहाँ से लिए गए हैं। प्रश्न आता है तीनों न्याय कहाँ से, तो ध्यान रखना तीनों प्रकार के न्याय, तीनों प्रकार के न्याय रूस या सोवियत संघ, एक ही बात है, रूस या सोवियत संघ से लिए गए हैं। तीनों प्रकार के न्याय रूस से लिए गए हैं। ठीक है, ये तीन प्रकार के न्याय हैं। अब ये न्याय क्या कह रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जिस दिन लोगों को मिल जाएगा ना, उस दिन देश में समानता आ जाएगी। सामाजिक मतलब जब भेदभाव खत्म हो जाएगा, जब हम धर्म जाति के आधार पे भेदभाव करना छोड़ेंगे तो सामाजिक न्याय लोगों को मिलेगा। जब हम ऊंच नीच में फर्क करना छोड़ेंगे तो सामाजिक न्याय मिल जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस। आप केवल लिख लो कि रूस से लिए गए हैं, इस शब्द को आप हटा दो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आर्थिक न्याय, अमीर और गरीब में जब भेदभाव खत्म हो जाएगा, जब हम अमीरी और गरीब के बीच में भेदभाव खत्म करना शुरू कर देंगे तो हमारा न्याय हमें मिल जाएगा। उसके बाद में राजनीतिक न्याय, जब सभी को मतदान का अधिकार मिल जाएगा, तो मतदान का अधिकार सभी को मिल चुका है। सब जो भी भारत के नागरिक हैं, चाहे वो अमीर है, गरीब है, ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से है, सबके पास राजनीतिक न्याय है। लेकिन ये दोनों न्याय अभी भी पूरी तरीके से लोगों को नहीं मिले हैं। अभी भी समाज में जाति और धर्म के आधार पे भेदभाव होता है। और आपको ध्यान रखना है कि आर्थिक न्याय जो कि इकोनॉमिक जस्टिस है, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि अमीर और गरीब में भी भेदभाव होता है। तो आपकी प्रस्तावना में कितने प्रकार के, 3 प्रकार के न्याय हैं। ठीक है, फिर आपकी प्रस्तावना में बेटा 5 प्रकार की स्वतंत्रता भी दी गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की भी बात करता है। ध्यान रखना कि स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चे कि यहाँ पे स्वतंत्रता का सेंस लिबर्टी से है, फ्रीडम से नहीं है। ध्यान रखना, लिबर्टी आपको ध्यान रखना पड़ेगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी, क्योंकि लिबर्टी और फ्रीडम दोनों की ही हिंदी स्वतंत्रता होती है, लेकिन लिबर्टी 5 हैं और फ्रीडम 6 हैं। तो लिबर्टी कौन कौन सी है? कहा गया है कि आपके दिमाग में कोई भी विचार आए, आपको उसकी स्वतंत्रता है, यानी कि थॉट, विचारों की स्वतंत्रता आपका संविधान आपको देता है। फिर कह रहा है कि आपके विचार आने के बाद में आप उसको अभिव्यक्त करना चाहते हैं, आप उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। आपके दिमाग में एक आइडिया आया और आप चाह रहे हैं कि मैं उसे किसी से डिस्कस करूं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अब वो एक्सप्रेस कैसे करना है? आप बोलकर भी कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया के थ्रू भी कर सकते हैं, और अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, और मैं अगर आपसे बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि आप लिखकर, बोलकर, अपने एक्सप्रेशन मतलब अपने हाव भाव के द्वारा भी दूसरों को अपने विचारों को बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद विचार अभिव्यक्ति, फिर आता है विश्वास। भैया तुम किसी पर भी विश्वास करो, ये तुम्हारी फ्रीडम है, बिलीफ है ना। आपके मम्मी पापा कई बार कहते हैं कि उसके साथ मत रहो, वो सही लड़का नहीं है या वो सही लड़की नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो उसी के साथ रहते हैं। फिर चाहे चप्पल पड़े, जूते पड़े या फिर चिमटे और बेलन पड़े, पर हम वही करते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं जिस पे हम करना चाहते हैं। तो आप किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं, ये आपकी लिबर्टी, आपकी स्वतंत्रता है। ठीक है, उसके बाद में विश्वास, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, फिर आपका धर्म, आपका रिलीजन। आप बेटा जी किसी भी धर्म को अपना सकते हैं,
किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ठीक है। और फिर उस धर्म के अनुसार आप उपासना यानी कि वर्शिप यानी कि पूजा पाठ कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि आपको विचारों की स्वतंत्रता है, विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, और हम किसी पर भी विश्वास करें ये हमारी स्वतंत्रता है। और बेटा धर्म, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उस धर्म के बारे में दूसरे लोगों को बता सकते हैं, और उस धर्म के अनुसार हम उपासना यानी कि पूजा पाठ भी कर सकते हैं। मैम विचार गलत हो तो बिल्कुल अमरपाल जी, विचार का मतलब ये नहीं कि आप किसी को अब्यूज करें, आप किसी के बारे में गलत बोलें। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप पर सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। स्वतंत्रता तब तक है जब तक आप उसका मिसयूज नहीं कर रहे, तब तक स्वतंत्रता है जब तक कि आप दूसरे की स्वतंत्रता को हानि नहीं पहुंचा रहे। आपके विचार ऐसे नहीं होने चाहिए जो देश में संप्रभुता, समानता और एकता को खराब करे, बंधुता की भावना को खराब करे। आप कहें कि मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं जिससे सांप्रदायिक दंगे हो जाएं, तो ऐसे विचार आप नहीं बोल सकते। स्वतंत्रता कब तक है? जब तक तुम दूसरे की स्वतंत्रता का हानि नहीं पहुंचा रहे और साथ साथ देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और बंधुता को हानि नहीं पहुंचा रहे, तब तक ये स्वतंत्रताएं हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, और यही प्रस्तावना आपको क्या देती है? 2 प्रकार की समानता भी देती है। 2 प्रकार की समानता यानी कि इक्वलिटी भी देती है। और क्या क्या इक्वलिटी दे रही है? तो कह रही है कि एक तो समाज के सभी लोगों को प्रतिष्ठा के साथ समाज में रहने का अवसर दे रही है, कि एक स्टेटस के साथ में, प्रतिष्ठा, मान सम्मान के साथ में हर एक व्यक्ति समाज में रह सकता है, और आप किसी की प्रतिष्ठा को हानि नहीं पहुंचा सकते। और दूसरा दे रही है अवसर की समानता। अवसर की समानता यानी कि अपॉर्चुनिटी। क्या कह रही है? इक्वल अपॉर्चुनिटी भी आपकी प्रस्तावना दे रही है। और अवसर किसमें? तो आपको ध्यान रखना है रोजगार एवं नियुक्ति में। रोजगार एवं नियुक्ति में सभी को समान अवसर दे रही है आपकी प्रस्तावना। कह रही है कि जो एम्प्लॉयमेंट होता है, जो नौकरी होती है, एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट, दोनों में समानता दे रहे हैं सभी लोगों को। ऐसा नहीं है कि अब कुछ ही लोग नौकरी करेंगे, सब लोग नौकरी कर सकते हैं, सबके पास योग्यता है। तो 2 प्रकार की समानता, 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता आपकी प्रस्तावना आपको देती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या क्या चीजें आपकी प्रस्तावना में हैं। तो 2 आपकी समानताएं हैं, एक प्रतिष्ठा और एक अवसर। और ये अवसर अभी आपको फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 16 में भी देखने के लिए मिलेगा। और एक प्रश्न यहीं से निकलता है कि प्रस्तावना में निहित विचारों को और कहाँ देखा जा सकता है? ठीक है, प्रस्तावना में निहित विचारों को और कहाँ देखा जा सकता है, और कहाँ देखा जा सकता है, ऐसा प्रश्न बच्चों बनता है। तो आप लिख देना कि 3 जगह पर देखा जाएगा। कौन कौन से? एक तो मौलिक अधिकारों में, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद में मौलिक अधिकार के बाद में राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, राज्य के नीति निदेशक तत्व यहां पर भी मिलेंगे आपको प्रस्तावना के विचार। नीति निदेशक तत्व लिख देना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है, यहां पर भी देखा जा सकता है। और बेटा मौलिक कर्तव्य,
मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। इन 3 जगह पर हम प्रस्तावना में जो बातें हैं उनको देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में लास्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी प्रस्तावना में कुछ शब्द हैं जैसे स्वतंत्रता जो मैंने डिस्कस की, समानता जो मैंने अभी पीछे डिस्कस की, और बंधुत्व। बंधुत्व को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी बंधुत्व। बंधुत्व शब्द फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। ध्यान रखना, फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। अब हमें कुछ शब्दों का मतलब समझना है, जो 3 शब्द हैं, जिसमें पहला होता है, आपको ध्यान रखना है कि एक शब्द है एकता, एक शब्द है बंधुत्व और एक शब्द है अखंडता। अखंडता को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द। अब बच्चा मुझसे बार बार पूछ रहा है कि अखंडता बताओ मैम क्या होता है। पहली बात, अखंडता शब्द को एड ऑन किया गया है, इसको जोड़ा गया। कौन सा संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन 1976। अब जब आप इन तीनों शब्दों को एक साथ पढ़ेंगे तभी अखंडता का मतलब होता है जिसे कभी तोड़ा ना जा सके, जिसे कभी तोड़ा ना जा सके। आपकी प्रस्तावना क्या कह रही है? आपकी प्रस्तावना कह रही है कि हमें भाइयों की तरह एकता बनानी है। एक घर में जैसे 2 भाई रहते हैं, ऐसे ही पूरे देश के लोगों को बंधुत्व का मतलब क्या होता है? भाईचारे की भावना। भाईचारे की भावना, कि हमें भाईचारे की भावना बनानी है हमारे पूरे देश के लोगों को। मतलब ये भाईचारे की भावना कैसी होनी चाहिए? ऐसी एकता, ऐसी यूनिटी होनी चाहिए जैसी भाइयों के बीच में होती है, और इस यूनिटी को कोई तोड़ ना सके। मतलब ये यूनिटी एक अखंडता की तरह होनी चाहिए, अखंड होनी चाहिए, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। आपकी प्रस्तावना इन शब्दों के बारे में कहती है कि हमारे देश के लोग भाइयों की तरह रहें, हमारे भाइयों की तरह रहें। ठीक है, और ऐसी एकता हो कि उसको कोई खंडित ना कर सके। ये आपकी पूरी प्रस्तावना जो मैंने आपको बताई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपकी अभी मैंने चीजें बताई, जिसमें मैंने आपकी प्रस्तावना से संबंधित जो शब्द हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो स्टेटमेंट हैं, सब मैंने आपको बताए हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, और मैं आपसे यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कुछ प्रश्न जो है कल आपसे इससे रिलेटेड पूछूंगी, क्योंकि अभी आपकी क्लास का टाइम खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आप इस क्लास को आज दोबारा से देखना, और कल सबसे पहले आते ही इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछूंगी और नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी। ठीक है, हाँ, बहन चारा भी होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, बहन चारा या भाईचारा, ये दोनों होने चाहिए। और कल सबसे पहले क्वेश्चंस, देन हम आगे बढ़ेंगे। और हाँ, कल का मतलब ध्यान रखिएगा, कल का मतलब भी समझा देती हूँ। कल का मतलब है मंडे से। कल क्लास नहीं होगी, क्योंकि कल मेरी मैराथन क्लास है, जो कि गागर में सागर एसएससी जीडी में मेरी क्लास है, वो पॉलिटी की ही क्लास है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो कल बेटा क्लास नहीं होगी, क्योंकि वो क्लास सुबह 8 बजे से और शाम तक चलने वाली है, तो कल हम इस क्लास को नहीं करेंगे। अब मैं आपकी क्लास को मंडे लूंगी, और मंडे सबसे पहले क्वेश्चन करूंगी, और बाकी आपके जो डाउट हैं आप पेपर पे लिख के या फिर मैसेज करके ग्रुप में मुझे भेज सकते हैं। आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। उम्मीद करती हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।